वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस यार इंटरनेशनल स्कूल। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मेरे साथ करने वाले हैं आप क्लास 12 राजनीति शास्त्र चैप्टर 6 फॉर टुडेज रिफॉर्म्स ऑफ द यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर के जो शीत युद्ध है उसके बाद यूनाइटेड नेशन है उसके अंदर सुधार के बारे में बातें की जाने लगी कि जो यूनाइटेड नेशन है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, किस तरह का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जरूर करेंगे। लेकिन स्टूडेंट क्या मुझे आप बताएंगे कि ये जो रिफॉर्म्स की बात है यूनाइटेड नेशन के अंदर, इसकी बातें क्यों जो है आफ्टर द कोल्ड वॉर के बाद ही की जाती है, कोल्ड वॉर से पहले क्यों नहीं? और ये कोल्ड वॉर थी क्या विश्व के सारे देश ठंडे पानी में लड़ाई लड़ रहे थे, या फिर किसी नदी के अंदर था, या फिर सर्दियों में लड़ाई लड़ी गई? तो व्हाट वाज द कोल्ड वॉर? कोल्ड वॉर था क्या और कौन से देशों के बीच में थी, कौन कौन से गुट थे? तो इसके बारे में आप जानते हैं एक्चुअली क्या है ये कोल्ड वॉर। फिर भी एक छोटा सा मैं रेफरेंस लेके जरूर चलूंगा ताकि एक बार आपको रिवाइज हो जाए उसका। तो जैसा कि हम बेटा जानते हैं कि जो वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हो गई थी? द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज इन 1945 और 1945 के अंदर युद्ध खत्म होने के साथ ही दो ताकतवर देश इस विश्व में उभरे। फर्स्ट में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें और इसी के साथ में सोवियत रूस, जो आज के दिन रूस है, इसका विघटन हो गया। तो उसी बारे में है कि कोल्ड वॉर के बाद में जो रिफॉर्म्स की बात की जाने लगी, तो इन दोनों देशों के बीच में, या कहिए कि पूरा विश्व छोटे कुछ देशों को, पूरा विश्व जो है दो गुटों में बट गया। एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ में चले गए और कुछ देश जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे वो सोवियत रूस के साथ चले गए। मेरे ख्याल में आप जानते होंगे क्योंकि आपने कोल्ड इरा के बारे में भी, कोल्ड वॉर इरा के बारे में भी आप पढ़ चुके हो। तो एक्चुअली दोनों देशों की जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, वो अलग थी। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिबरलिज्म को लेकर चलता है, जो बिजनेस के अंदर, ट्रेड के अंदर कोई मोनोपोली नहीं होनी चाहिए स्टेट की, और लिबर्टी देता है कि सभी लोग बिजनेस करें, जो जितना कमाए वो उसका, ठीक है ना। और इसी के अगेंस्ट में जो है सोवियत रूस की जो पॉलिसी थी, मैं बात कर रहा हूँ 1945 की। तो सोवियत रूस का सोचना था कि जो इंडस्ट्रीज हैं या फिर जो भी एसेट है जो एक देश की सीमा के अंदर, उसके ऊपर स्टेट का हक होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक जो कोल्ड वॉर है वो एक आइडियोलॉजी की भी बात थी। विचारधाराएं, जो यूनाइटेड स्टेट की विचारधारा अलग थी और सोवियत रूस की विचारधारा अलग थी। इसी के साथ में जो कोल्ड वॉर के अंदर प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि कोल्ड वॉर इसलिए कहा गया कि प्रत्यक्ष रूप से दोनों देश कभी आमने सामने नहीं लड़े, लेकिन विश्व में जो भी घटनाएं घटी, जो भी दो देशों के बीच में युद्ध जैसी परिस्थितियां बनी, दोनों देश का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोल रहा। ये पैसे का फाइनेंस कर रहे थे, या फिर बात करो कि मैन एंड मेटीरियल भी भेज रहे थे, लोगों को, अपनी सेना को भी भेज रहे थे, लेकिन छुप कर हथियार सप्लाई कर रहे थे और दोनों एक दूसरे के विरुद्ध में थे। और ये अपने आप में ये दिखाने की कोशिश थी कि विश्व के अंदर कौन बड़ा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलता था कि मैं बड़ा, और सोवियत रूस का कहना था कि मैं भी कम हूं। तो यही कोल्ड वॉर थी दोनों देशों के बीच में। और अंत में हम बहुत ज्यादा डिटेल्स में इसके बारे में नहीं जा रहे, हालांकि आप पढ़ चुके हो, इसलिए ज्यादा डिस्कशन की मैं महसूस नहीं करता, और कभी दोबारा कर लेंगे जैसे हम सिलेबस से।
तो फिर 1991 89 से इनफैक्ट जो है सोवियत रूस का डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो जाता है, या कहिए कि सोवियत रूस अपने आप में बिखरने लग जाता है। और जो एक सोवियत रूस 14 राष्ट्रों को मिलाकर, इनफैक्ट रूस को मिलाकर 15 राष्ट्रों को मिलाकर एक काम कर रहा था, उसका विघटन हो जाता है और 14 जो देश है सोवियत रूस के से अलग हो जाते हैं, जो आपके ईस्ट यूरोप के पार्ट हैं आजकल, आज के दिन। तो इस तरह से यूरोप जो सोवियत रूस के विघटन होने के साथ में अपने आप में ये स्वर्ण सिद्ध हो गया कि विश्व के अंदर सिर्फ एक ही शक्तिशाली देश है, दैट इज द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और आज भी आप उनके काम करने के तरीके से जान पाते हो। और पीछे का इतिहास से आप चैप्टर पढ़ चुके हैं, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का वर्चस्व विश्व के अंदर किस तरह से उन्होंने कई बार ऐसा किया कि यूनाइटेड नेशन को एक तरफ रखकर, इग्नोर कर उसे बगैर लेने के लिए बहुत दूसरे देशों के ऊपर उन्होंने अपनी सेनाएं भेजी, उनके ऊपर आक्रमण हुआ। तो वो तो एक अलग सब्जेक्ट है। तो आज भी कह सकते हो कि 1991 के बाद सोवियत रूस के विघटन के साथ में विश्व में एक देश उभरा, और जिसको हम संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी आप कहते हैं। इतना ताकतवर देश के जिसके नाम से एक कॉन्टिनेंट का ही नाम हो गया नॉर्दर्न अमेरिका और साउथ। ठीक है। तो अब रिफॉर्म्स, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अपने आप में ये कहिए कि यूनाइटेड नेशन के ऊपर पूरा वर्चस्व, पूरी दादागिरी, पूरी शक्तियां ज्यादातर जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास है। यूएन की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी काउंसिल में इसका दबदबा, जितने भी ऑफिस है यूएनओ के वो सारे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, मोस्टली अगर बात करो जो उसके अधिकारी हैं, जो ऑफिसर्स से वो काम कर रहे हैं, वो सभी यूएसए से। और बात करें तो जो फाइनेंसिंग होता है, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका काफी बजटरी जो अलॉटमेंट देता है, जिससे यूएनओ फंक्शन करता है, मदद करता है दूसरे देशों की, वो भी सबसे ज्यादा जो परसेंटेज के मामले में देखें तो 22% जो टोटल यूनाइटेड स्टेट जो है उसको टोटल बात करें तो यूनाइटेड नेशन को जो है 22% जो ग्रांट जाती है तो यूएसए की तरफ से जाती है। तो अपने आप में ही जिस तरह का आप देख पा रहे हो कि ये शक्तिशाली उभर कर निकला है। तो इसके बाद में जब यूएसए ने अपनी मर्जी चलाने लगी विश्व के अंदर, अपनी दादागिरी, अपनी दहशत के साथ में काम करना शुरू किया, तो जो विश्व के देशों के बीच में आपस में बातचीत होने लगी कि भाई क्यों ना जो यूनाइटेड नेशन के अंदर तो सुधार किया जाए, जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी बढ़ने की बात हुई, क्यों ना P5 जो परमानेंट मेंबर है ये क्यों, या फिर नॉन परमानेंट मेंबर्स को भी क्यों ना बढ़ाया जाए, और जो इनके जो शक्तियां हैं परमानेंट मेंबर्स की, क्या उनको कर्टेल करने की जरूरत है, कम करने की चाहिए इनकी शक्तियों को, जो वीटो पावर जैसा विशेष अधिकार जिसका मिसयूज के बारे में मैंने अभी आपसे बात की थी, जिस तरह से चाइना ने उसका गलत से इस्तेमाल किया, या फिर दूसरे जो यूरोपियन एक क्षेत्राधिकार कहां तक होना चाहिए, कितना यूएन को काम करना चाहिए, उसकी सीमाएं क्या होनी चाहिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसके बारे में आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। रिफॉर्म ऑफ द यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर। मैं कोल्ड के साथ में लगा दे रहा हूं। तो सबसे पहले जो रिफॉर्म्स की अगर बात की जाती है तो दैट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन द प्रोसेस के जो यूएन यूनाइटेड नेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, उसके बारे में डिस्कस किया जाता है कि इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या चेंजिंग करने की जरूरत है। स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स की बात आती है, इसके जो मेंबर्स हैं 5 परमानेंट मेंबर्स और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। तो क्या जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उसका विस्तार किया जाना चाहिए,
क्योंकि जैसे कि हम बात कर रहे हैं 193 जो मेंबर्स हैं, टोटल जो यूएनओ के मेंबर है 193 कंट्री से, और जो परमानेंट मेंबर्स की बात कर रहे हैं तो दिस आर ओनली 5, जो 5 मेंबर्स हैं उन्हीं के पास में जो वीटो पावर है, निषेधाधिकार है। तो इनको देखकर या फिर नॉन परमानेंट मेंबर्स की बात करें कि नॉन परमानेंट मेंबर्स टोटल 10 है, तो इनको जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं इनकी शक्तियां बढ़ाई जाए, और किस तरह से इनकी जो नॉन परमानेंट मेंबर्स की जो शक्तियां हैं उनकी जो लिमिटेशन कैसे कहां तक रखी जाए, ठीक है ना। तो ये सब बातों के ऊपर चर्चा अक्सर होती रहती है, और ये भी बात होती है कि और कौन से जो क्षेत्र किस यूनाइटेड नेशन को कहां पे करना चाहिए, जो यूएन है उसका मेन फंक्शन, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, कौन कौन से जो मैटर है जो उसके लिए मेन प्रायोरिटी रखते हैं, बजाय इसके कि जो युद्ध वगैरह। तो अलग अलग एक्सपर्ट्स, हर कंट्री के अपने अलग अलग ओपिनियन है, या फिर सोचिए कि विश्व बटा हुआ है इसमें, और कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के फेवर में बोलने वाले हैं, वो नहीं चाहते कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो पावर में, शक्तियों में कमी की जाए, ऑब्वियसली उनको उनसे सपोर्ट मिलता है। और यूएन के अंदर जो बाकी मेंबर्स हैं उनमें से बहुत सारे कंट्री को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी अपनी तरफ बना के रखता है, उनसे दोस्ती रखता है, उनके ख्याल रखता है, हालचाल पूछता रहता है। कारण यही है ताकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती भी है, पावर शक्ति जो P5 है, जो वीटो पावर है, तो उसके बारे में जो यूएन में अगर चर्चा होती है तो उसके बहुत सारे कंट्री ऐसे हो जो उसकी सपोर्ट में बोल सके। तो आई होप यू आर गेटिंग पॉइंट्स, समझ में आ रहा होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो जो परमानेंट मेंबर्स का विस्तार होना चाहिए, क्योंकि अगर कंटिन्यूट वाइज में देखा जाए तो भी इसमें बराबर कंट्रीब्यूशन नहीं है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जैसे बात करें हम अफ्रीका से, परमानेंट मेंबर्स में आज के दिन कोई नहीं है। अफ्रीका अपने आप एक बड़ा कंटिनेंट है, तो वहां से कोई नहीं है। साथ ही बात करें साउथ अमेरिका से, तो साउथ अमेरिका से अभी कोई नहीं है, या फिर कैरिबियन कंट्रीज हैं, वहां से रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है ना, राइट, समझ पा रहे हैं। बीच बीच में पूछता रहूंगा तुम लोगों से, ठीक है ना। तो फिर एशिया की बात करें तो एशिया अपने आप में इतना बड़ा है, और वहां से चाइना का रिप्रेजेंटेशन है खाली। तो एशिया के जो कंट्री हैं वो बात करते हैं कि भाई एशिया से भी और रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और इंडिया अपने आप में, भारत हमारा देश इसके लिए दावेदार है कि अगर यूएन का एक्सपेंशन होता है तो हम सबसे जो क्राइटेरिया रखा गया है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हम सबसे सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते, जो भी पैरामीटर्स हैं एक परमानेंट मेंबर्स बनने के लिए, जो बीच में इसके बारे में डिस्कशन हुआ था कोफी अन्नान के वक्त में, तो लेके आए थे कि वो जो इन कंडीशंस को पूरी करते हैं उनको हम यूएन के परमानेंट मेंबर्स के लिए विचार किया जा सकता है। तो उस क्राइटेरिया को इंडिया बोलता है कि हम पूरी तरह से पूरा करते हैं। तो ये तो बात हो गई ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, प्रोसेस की बात करते हैं, और रिव्यू ऑफ द इश्यूज दैट फॉल विद इन द जुरिसडिक्शन, के यूएन के जो क्षेत्राधिकार में है, जो मैटर जिसके ऊपर यूएन में चर्चा होती है, जिन पे काम करता है यूनाइटेड नेशन, तो उसके बारे में भी क्या रिवाइज होना चाहिए, उसके क्षेत्राधिकार से रिलेटेड जो मैटर्स है उनको कुछ मैटर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए, कुछ को कम दी जानी चाहिए, या सबसे ज्यादा कौन से मैटर है जो फोकस में होने चाहिए यूनाइटेड नेशन को देखते हुए आज के हालात को। तो इसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि कुछ कंट्री हैं, जैसे बात करें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या वेस्टर्न कंट्री, जब इसमें बात होती है, इसके रिव्यू का जुरिसडिक्शन की बात होती है, तो वो बात करते हैं कि भाई जो क्षेत्राधिकार के बारे में वो अपनी ताकत जो है उसको बनाए रखने के लिए
वो बहुत ज्यादा फेवर में नहीं है। जिस तरह के जो परमानेंट मेंबर्स को जो पावर मिली हुई है वो उसमें किसी तरह के चेंजेस नहीं करना चाहते हैं। तो सेकंड पॉइंट होगा आपका द रिव्यू ऑफ द इश्यूज दैट फॉल विद इन द जुरिसडिक्शन, कि जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के जो क्षेत्राधिकार में जिस मैटर के ऊपर वो डिस्कस करते हैं या उनको निर्णय लेने का अधिकार है, या फिर जो उनके पास बजटरी एलोकेशन है, जो पैसा है उसको खर्च करते हैं, उसका जो क्षेत्राधिकार है किस किस विषय के ऊपर जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें डिस्कस किया जाना चाहिए, या इसके मतलब टोटल पावर के बारे में आप बात करो कि इसकी शक्तियां हैं, इसके बारे में क्या विचार होना चाहिए। तो इस बात के लिए तो सभी एग्री हैं। ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आने चाहिए और इसके जो ज्यूरिसडिक्शन है उसको भी रिव्यू किया जाना चाहिए। लेकिन अगर बात करें कि प्रिसाइसली क्या किया जाना चाहिए और कैसे किया जाना चाहिए और कब किया जाना चाहिए, तो इसके बारे में किसी के पास में कोई ठोस कंक्लूजन आइडिया नहीं है किस तरह से काम करना चाहिए। और इसी के साथ में जो थर्ड पॉइंट है, अब जो रिफॉर्म्स के बारे में हम बात करें तो वो है फंक्शनिंग ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। जो सिक्योरिटी काउंसिल है जो फंक्शन करती है, या बात कीजिए कि आप सिक्योरिटी काउंसिल के क्षेत्राधिकार के बारे में बात कर लीजिए कि जो उसके पास में कौन कौन से मैटर होने चाहिए, तो इसके बारे में भी विभिन्न एक्सपर्ट अलग अलग देशों की राय, या फिर कह लीजिए कि जिसको अपने फेवर में लगता है कि भाई हाँ जो सिक्योरिटी काउंसिल के पास में इस तरह के जो डिसीजन होंगे इस पर अगर वो निर्णय लेते हैं या ये छोड़ दें, ये करना शुरू कर दें, यानी कि हर कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को जो कंटेक्स्ट में रखते हैं उसके संदर्भ में रहकर परिप्रेक्ष्य में रहकर बात करते हैं। तो फिर भी हमें डिस्कस करना होगा कि जो सिक्योरिटी काउंसिल में बात चर्चा होती है परमानेंट मेंबर्स है उनको इंक्रीज, या फिर नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनको बढ़ाया जाने की बात होती है, या फिर नॉन परमानेंट मेंबर्स का जो शक्तियां हैं उसके बारे में कि भाई उनको और शक्ति दी जानी चाहिए। नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनको भी उतनी पावर जैसे वीटो पावर है उसी तरह, या फिर जब बात करते हैं कि 193 कंट्रीज जो है जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं, तो इतने सारे स्वतंत्र राष्ट्र इसके मेंबर्स हैं और हमारे पास सिर्फ 10 नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, तो क्यों नहीं इनकी जो संख्या है वो बढ़ाई जाए, विस्तार किया जाए। तो इसके अंदर भी जो परमानेंट मेंबर्स है वो नहीं चाहते कि जो P5 के अलावा भी कोई और आए, उनको लगता है कि जो हमारी शक्ति है उसके बराबर कोई शक्तिशाली ना बने, ठीक है ना। और 10 जो परमानेंट मेंबर्स है उसकी पावर को रिवाइज किया जाना चाहिए, ऐसी बातें चलती हैं। और सभी कंटिनेंट को रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि जो अफ्रीकन कंटिनेंट है वहां से कोई मेंबर नहीं है, साउथ अमेरिका से कोई मेंबर्स नहीं है जो P5 की हम बात कर रहे हैं, या फिर एशिया के बारे में जैसे हमने डिस्कस किया कि एशिया अपने आप में एक बड़ा कंटिनेंट है, तो क्यों ना यहाँ से भी मेंबरशिप और होनी चाहिए, राइट। इसी के बाद में जो बात करते हैं कि भाई जो यूएस है और तो जो वेस्टर्न कंट्री है, यूरोप की जो कंट्री है, उनकी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अपने हक के लिए अपने सेल्फ इंटरेस्ट को लेकर बातें करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो बजटरी एलोकेशन का 20% मैंने पहले भी डिस्कस किया, सबसे ज्यादा जो पैसा है, आप सीधा बात करो तो फाइनेंस जो करता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका करता है, ठीक है ना। भारत काफी पीछे 11वें नंबर पे है जो पैसा यूनाइटेड नेशंस को दिया जाता है उसके काम करने के लिए, उसके ऑफिशियल स्टाफ के लिए, पूरे विश्व में डेवलपमेंट के लिए काम करता है। और कुछ कंट्रीज जो गरीब हैं उनको अलॉटमेंट ग्रांट देते हैं, लोन दिया जाता है। तो वो जो बजट है वो पैसा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सबसे ज्यादा देता है, उसके बाद में दूसरे भी कंट्री है, जापान है उसका भी कंट्रीब्यूशन काफी है, जर्मनी का कंट्रीब्यूशन है, चाइना का कंट्रीब्यूशन है, या फिर बात करें ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम का कंट्रीब्यूशन है। तो अपने आप में जो कंट्री ऑलरेडी जो पैसे दे रहे हैं उसको,
तो वो तो बात ये करेंगे ना भाई कि जो बाकी देश है उनका भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, बजटरी एलोकेशन में वो भी अपना कंट्रीब्यूशन दे। तो ये सारे यूरोपियन की बात करते हैं। फिर कुछ एक्सपर्ट हैं या फिर कुछ कंट्री कह लीजिए, वो बात करते हैं कि भाई पीस और सिक्योरिटी के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को काम करना चाहिए। विश्व के अंदर बदलती जो कंटेम्परेरी वर्ल्ड, जो समकालीन परिस्थितियां हैं, जो आज का विश्व है, तो इसके हिसाब से जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है, तो सिक्योरिटी के लिए, पीस के लिए, विश्व में शांति हो, उस तरह के काम के जो विस्तार किया जाना चाहिए, इसके पास में सिक्योरिटी काउंसिल के पास में ज्यादा पावर होनी चाहिए। इस मैटर के ऊपर उनको ज्यादा काम करना चाहिए। फिर इसी के साथ में डेवलपमेंट की बात होती है कि विकास सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर किसी भी कंट्री में विकास होगा, उसकी सामाजिक परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां उभरेंगी, डेवलप करेगा, तो अपने आप में जो दूसरी समस्याएं हैं वो वक्त के साथ साथ में ग्रेजुअली कम डाउन, ठीक है ना। तो कुछ कंट्रीज में अगर बात करें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स की, मानव अधिकार की बातें करने के लिए कहते हैं कि मानव अधिकार के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। उनके जो ह्यूमन राइट का वायलेशन जो विश्व के अनेक देशों के अंदर ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है, तो उनके जो क्षेत्राधिकार है, जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो कार्य है, उसमें इसको बढ़ाया जाना चाहिए। साथ में भी हेल्थ से रिलेटेड बात होती है, या फिर स्वास्थ्य, जैसे कि आप देख रहे हो WHO के जिस तरह से कोविड-19 में अपना रोक नहीं पा रहा है, इसी के साथ में इन्वायरमेंट से लेकर हमने बात की थी, ग्लोबल वार्मिंग की बात की थी, या फिर दूसरी जो बात करें सोशल जस्टिस, पॉपुलेशन कंट्रोल से रिलेटेड जो विश्व की जो सबसे भयावह समस्या लेकर आ रही है, वो है कि जनसंख्या का जो विस्फोट हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल काम करे। तो हम बात कर लेते हैं कि जो कोल्ड वर्ल्ड वार है, जो कोल्ड वार, शीत युद्ध खत्म होने के साथ ही विश्व के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो बहुत जो परिस्थितियां चेंज हुई, कौन कौन सी चेंजेस वो विश्व के दृष्टि पटल पर नजर आए, उनके बारे में चर्चा करते हैं कि कोल्ड वॉर के बाद में विश्व के अंदर क्या क्या चेंजेस आए। ऑब्वियसली जैसा कि आप जानते हैं मेरे बेटे, मेरे प्यारे स्टूडेंट, कि इस पीरियड में कोल्ड वार, जो कोल्ड वार खत्म होने के साथ ही शीतकालीन जो युद्ध है उसके खत्म होते ही ये तो निश्चित है कि जो सोवियत रूस का विघटन हो गया, उसके विघटन के साथ ही कोल्ड वार भी खत्म हुई थी। तो सोवियत रूस के 14 अन्य टुकड़े हो गए, या कहिए कि 14 जो देश अलग से बन गए, और वो ईस्टर्न यूरोप के हिस्सा है आज के दिन, ठीक है ना। जो यूरोप का जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पर वो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज एग्जिस्टेड देयर, ठीक है ना। तो पहला तो ये हुआ कि सोवियत रूस का विघटन हो गया, और सेकंड हो गया कि जो आपका यूएस है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, वो विश्व में एक ताकतवर देश के रूप में उभरा। अभी तक बाइपोलरिटी विश्व के अंदर 2 ताकतें थी, और अब जो वर्ल्ड है जो यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया, यानी कि पूरे विश्व में एक ही शक्ति है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएस कहिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहिए, या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कहिए। तो इसको लेकर भी आगे हम चैप्टर में चर्चा करेंगे कि जब विश्व में एक ही शक्ति हो जाती है तो यूएनओ के ऊपर इसके क्या प्रभाव पड़े होंगे। भाई एक ही आदमी की जब दादागिरी चले, एक ही देश की दादागिरी चलेगी, जैसे अभी आप डोनाल्ड ट्रंप के देखते हो, तो फिर किस तरह की वातावरण बनती है और उसका क्या प्रभाव रहता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसी के बाद ही आप ये भी हकीकत है, जैसे ही जो सोवियत रूस का जो सक्सेसर है रसिया, सोवियत रूस के विघटन के साथ एक देश जो उभर कर निकला वो रसिया, यानी कि जो 14 कंट्री अलग होने के बाद में जो रसिया था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे।
अब रशिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें तो इनके जो संबंध है ना, जो उस पीरियड में थे 1945 से लेके 1991 तक, उसके बाद में काफी इनके संबंध सुधरे हैं, अच्छे दोस्ताना रिलेशनशिप हुए हैं और आज भी काफी नजदीक है, राइट। चाइना की बात करें तो चाइना अपने आप में एक वर्ल्ड के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में होता है, ठीक है ना। चाइना आप जैसा कि जानते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, चाइना ने अपना जो पहले वाला जो पॉलिसी था कि लिबरलाइजेशन को बेसिकली अगर कहें, हम कुछ शब्दों में अगर बयान करना चाहें तो लिबरलाइजेशन को चाइना ने बाद में अडॉप्ट कर लिया। कुछ सालों तक चाइना देश के दूसरे देशों के साथ में जुड़ा हुआ नहीं था, और जैसे ही चाइना ने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को पकड़ा तो वो रफ्तार पकड़ी चाइना ने, जो उनकी जो इकोनॉमी है एकदम फास्ट जो है, एकदम ऐसे लगातार ऊपर की तरफ चल रही है, ठीक है ना। तो ये तरह चाइना के बारे में। और चाइना ही क्यों, इंडिया क्यों नहीं? इंडिया भी अपने आप में फास्ट ग्रोइंग कंट्री है, स्टेट है विश्व के अंदर। और चाइना इंडिया की क्यों बात करें, क्यों ना पूरा एशिया की हम बात करें, तो अपने आप में एशिया ही अनप्रेसिडेंटेड वे में, मतलब पहला ऐसा कभी नहीं हुआ जिस तरह से एशिया अभी डेवलप करता जा रहा है, राइट। तो फर्स्ट में अगर बात करें तो हम बात कर सकते हैं कि यूनाइटेड जो सोवियत रूस का विघटन हुआ शीतकालीन युद्ध के बाद में, उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक ताकतवर देश के रूप में उभरा, इसके बाद में चाइना फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और उसके बाद में इंडिया भी ग्रो कर रहा है इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ पूरा एशिया भी अनप्रेसिडेंटेड वे के अंदर प्रोग्रेस कर रहा है। अब मेनी न्यू कंट्री हैज जॉइन्ड द यूएन। ये भी शीतकालीन युद्ध के बाद की बात, जो कोल्ड वॉर के बाद में जितने भी जो यूनाइटेड स्टेट जो सोवियत रूस से जो विघटन होकर 14 अन्य देश जो बने, वो भी यूएनओ के मेंबर इसके बाद में बन गए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। अब ये सब कुछ होने के साथ में अगर विश्व के परिदृश्य के ऊपर आप देखें तो बहुत कुछ बदला है 1991 के बाद, 1991 के बाद में विश्व के धरातल पर अगर आप देखें तो काफी चेंजेस आए हैं। जो समस्याएं पहले थी वो आज नहीं है, जो जिनका कभी हमने सोचा नहीं थी वो समस्याएं आज हमारे सामने, विश्व के सामने जो एक भयावह रूप लेकर खड़ी हुई। इन्हीं में से हम चर्चा करेंगे जेनोसाइड के बारे में। बहुत किसी भी पार्टिकुलर किसी कंट्री की क्यों बात करें, बहुत लोगों को एक साथ मार दिया जाता है, एक साथ हत्याएं कर दी जाती है, तो ये हो गया। इसी के साथ में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है कई सारे कंट्री के अंदर, आपस में जो वहां पर एग्जाम्पल के लिए बात करें तो जो आज के दिन तो वो सिचुएशन नहीं है, लेकिन अब समझने के लिए जैसे श्रीलंका के अंदर जो स्थितियां बनी हुई थी सिविल वॉर जैसी थी, वहां पर जो अपने देश तमिलनाडु स्टेट से जो गए हुए माइग्रेंट है, ठीक है ना, एज ए लेबर गए थे, और वहां के जो तमिलियंस हैं और फिर वहां के जो दूसरे जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में काफी जो शिववाद जैसी सिचुएशन कई सालों तक, मतलब 20 साल तक 1988 एंड की बात करें या फिर उससे पहले इस तरह की सिचुएशन बनी हुई थी, एक युद्ध जैसी परिस्थिति इसी देश में। इतनी जो ग्रुप्स हैं, ग्रेशियन कम्युनिटीज हैं, एक अपने आप को दूसरे देश से सुपीरियर मानती है, इस तरह से इतनी जो वायलेंस की घटनाएं वैश्विक स्तर पर बढ़ी है, ठीक है ना। तो फिर इसी के साथ में एनवायरमेंटल से रिलेटेड बात कर सकते हो कि आप जो वातावरण के अंदर जो चेंजेस आए हैं विश्व के इधर 1991 के बाद, इनफैक्ट उसी ड्यूरेशन में एशिया के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर चला, उससे पहले तो जो एशिया की जो कंट्री है उससे काफी पहले जो यूरोपियन कंट्री है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पर हो चुका था, ठीक है ना। और जैसे ही एशिया के अंदर ये
इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर शुरू होता है तो अपने आप में ग्लोबल कह सकते हो वार्मिंग की जैसी सिचुएशन, ग्रीन हाउस गैसेज और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से रिलेटेड समस्याएं खड़े होने लगी। और फिर जो ऑलरेडी डेवलप्ड स्टेट है उन्होंने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कही है कि जो देश एशिया के जो कंट्रीज है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस है, यानी कि जो भी जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, चाहे आप बात करो अफ्रीकन कंटिनेंट के अंदर बात करें, वो सब इंडस्ट्रियलाइजेशन का लगभग हमारे साथ ही होता चला। तो इन देशों को भी जो यूरोप की कंट्री हैं, आप कह सकते हो कि धमकाने लगे कि भाई आप लोग अपना जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल कीजिए, इसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्याएं होंगी। लेकिन वो ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं। जब हमारे विश्व के अंदर जो एशिया की कंट्री डेवलप कर रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन का, तो तब उनको सीख देने लगे। जबकि जो ग्लोबली अगर देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग की जो सिचुएशन है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, उनका कहीं बड़ा होगा, राइट। तो फिर इसी तरह से जो एपिडेमिक्स आप देख ही रहे हो आज के दिन भी कि जो बीमारियां हैं, पैंडेमिक एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक विश्व में बीमारियां, जो ऐसी बीमारियां बहुत उभर, इबोला वायरस की बात कर सकते हो या फिर आप स्वाइन फ्लू की बात कर सकते हो, इससे पहले जो आया, ठीक है ना, या फिर अभी आपके सामने कोविड-19, ठीक है। ये सारी जो समस्याएं इनको देखकर आप कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जो शीतकाल के बाद में जो शीतकाल युद्ध था, कोल्ड वॉर कहेगा, उसके बाद में इस तरह की समस्याएं एक जो बदलती परिस्थितियों में ये सब कुछ हमने देखा, राइट। तो इसी के साथ में आज का अपना ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। साथ ही मैं उम्मीद करता हूं, उम्मीद ही नहीं अभी तो पूरा विश्वास करता हूं कि आप सब मेहनत करेंगे और लगातार जितना जो काम किया जा रहा है उसके सारे असाइनमेंट्स आप अपनी नोटबुक में करेंगे, इनका रिवीजन करेंगे। और अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए, फोन कॉल के जरिए जुड़ेंगे और अपनी डाउट्स को क्लियर करेंगे। नमस्कार, फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे